जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम आपके ज्योग्राफी बूस्टर डोज 10वीं की बात करेंगे। यहाँ गलती से नो प्रिंट है। आपकी सेकंड बुक भारत लोग और अर्थव्यवस्था का दूसरा चैप्टर है माइग्रेशन वाला, प्रवास प्रकार कारण और परिणाम। प्रवास के बारे में कुछ सामान्य बातें हम फर्स्ट बुक में भी कर चुके हैं और यहाँ सेकंड बुक में भी प्रवास का थोड़ा डिटेल ज़्यादा है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ पहली बुक के प्रवास की कुछ बातें भी आपको याद होगी। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी 10वीं सीरीज का आज का अपना पहला प्रश्न है कि भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है। भारत के अंदर जो प्रवास के लिए जो अधिनियम बना है उसका नाम है गिरमिट एक्ट। गिरमिट एक्ट, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को गिरमिट एक्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है कि आंतरिक प्रवास की 4 धाराओं के नाम लिखिए। देखिए, प्रवास की 2 धाराएं हैं, बाहरी प्रवास और आंतरिक प्रवास, और आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं हैं। 4 धाराओं के नाम की बात करें तो ग्रामीण से ग्रामीण यानी गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांव। तो इस आपको सीधा इतना ध्यान रखना है भी गांव से गांव जा रहा है व्यक्ति या गांव से शहर जा रहा है, शहर से गांव जा रहा है या एक शहर से दूसरे शहर। तो 4 प्रकार से आंतरिक प्रवास है वो हो सकता है जिन्हें धाराओं के नाम से जाना जाता है। अब तीसरा प्रश्न देखिएगा, आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में अंतर लिखिए। आंतरिक प्रवास और इंटरनेशनल जो प्रवास है, तो आप इस प्रकार से हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं। आंतरिक प्रवास हेडिंग बनाई कि देश के भीतर होने वाला प्रवास, देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, वो आंतरिक प्रवास कहलाता है। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात करें तो देश के बाहर और अन्य देशों से देश के भीतर होने वाला प्रवास, यानी देश के बाहर किसी दूसरे देश में या दूसरे देश का व्यक्ति अपने देश के अंदर आता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन कहलाता है। तो सीधी सी बात होगी, जो देश के अंदर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह वो आंतरिक, एक देश से बाहर जाएं या दूसरे देश से एक के अंदर आते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अगला प्रश्न है, अच्छा, जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर लिखिए। अब ऐसे प्रश्नों को रटने की आवश्यकता नहीं होती, समझने की जरूरत होती है। आप समझ के देखिएगा कितना प्यारा प्रश्न है। जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार, तो आप उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। भारत में जनगणना के दौरान यदि जन्म स्थान और जनगणना स्थान में भिन्नता पाई जाती है तो उसे जीवन पर्यंत प्रवासी कहा जाता है। परंतु जब किसी व्यक्ति के निवास का स्थान जनगणना के समय पिछले निवास स्थान से भिन्न होता है तब उसे पिछले निवास के अनुसार प्रवासी कहा जाता है। तो आप समझ गए दोनों का मतलब, जीवन पर्यंत और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि गांव से नगरीय प्रवास के 2 जननांकिकीय परिणाम लिखिए। जनसंख्या की दृष्टि से क्या परिणाम, गौर कीजिएगा रिजल्ट। इस प्रकार के 2-3 प्रश्न बनते हैं और बहुत प्यारे प्रश्न बनते हैं। तो पहला परिणाम है, आप हेडिंग बनाना चाहें तो प्रश्न की भाषा कोई हेडिंग बना सकते हैं भी ग्रामीण से नगरीय प्रवास के 2 जननांकिकीय परिणाम, अंडरलाइन कर दें या ऐसे लिख दें, ग्रामीण से नगरीय प्रवास के 2 जननांकिकीय परिणाम निम्नलिखित है। पहला है, इससे नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, और दूसरा है नगरों में लिंगानुपात घट जाता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात है वो बढ़ जाता है। तो नगरों में लिंगानुपात घट जाता है, क्यों? क्योंकि मोस्टली पुरुष है वो ज़्यादा प्रवास करते हैं, तो पुरुषों की संख्या सिटी के अंदर बढ़ जाती है, तो इस वजह से लिंगानुपात है वो घट जाता है। तो ये 2 बड़े परिवर्तन यानी परिणाम है इसका। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कोई 2 पर्यावरणीय परिणाम लिखिए। इन्वायरमेंटल की दृष्टि से इस प्रकार के माइग्रेशन से क्या फर्क पड़ता है, तो देखिएगा, पहला फर्क है कि ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण नगरों की वर्तमान सामाजिक और भौतिक संरचना पर दबाव पड़ता है, जिससे नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि और गंदी बस्तियों का निर्माण होता है। आप इतना पूरा लिखें या सीधा इतना ही लिख सकते हैं भी, इससे नगरीय बस्तियों की अनियोजित, बिना प्लानिंग के ग्रोथ हो जाती है और गंदी बस्तियों का निर्माण होता है, इतना लिखें तब भी सही है। दूसरा,
प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण नगर का जो भौमजल स्तर है उसमें कमी हो जाती है। वायु प्रदूषण, वाहित मल के निपटान, ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा, या इसमें आपको 2-3 बातें जो याद रह जाए वो चीज़ आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा कि ग्रामीण अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से सर्वाधिक राशि प्राप्त करने वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी जो होते हैं, दूसरे देश के अंदर अपने जो लोग होते हैं निवास करते हैं, वो अपने भारत के अंदर जो राशि भेजते हैं, आपको पता है उसे हुंडी कहा जाता है। तो वो सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाले 3 राज्य हैं। नंबर 1 पे आता है पंजाब, फिर केरल और तमिलनाडु। तो पंजाब, केरल और तमिलनाडु को सबसे अधिक है वो हुंडी राशि है वो प्राप्त होती है। उसके बाद ये वापस आ गया। हुंडी से आप क्या समझते हैं? अभी आपको मैंने बताया, प्रवासियों द्वारा अपने निवास स्थान को भेजी जाने वाली धनराशि को हुंडी कहा जाता है। जो भी विदेशी, जो अपना देश का कोई व्यक्ति बाहर गया और अपने घर जो पैसे भेजता है उसे हुंडी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रवासियों द्वारा भेजी जाने वाली हुंडियों का प्रयोग किन कार्यों में किया जाता है? अब देखिए, ऐसा प्रश्न आ जाए तो बिल्कुल सिंपल है भी, आपके पापा अगर विदेश गए हैं, वो घर पे पैसा भेज रहे हैं, तो किस काम के लिए भेज रहे होंगे? क्यों वो पैसा कमाने गए? तो जरूर नहीं जो यहाँ लिखा है। आपको लगता है भी आपके घर पर उस पैसे से क्या जो यूटिलाइज हो सकता है वो चीज़ भी आप लिख सकते हो। तो इन्हें आपको पता है हुंडी बोलते हैं विदेशी पैसा जो भारत में आता है, जो अपने ही लोगों द्वारा कमाकर वहाँ से भेजा जाता है। तो इसका प्रयोग भोजन, कर्जा चुकाने में, उपचार में, विवाह में, बच्चों की शिक्षा में, घर बनाने में किया जाता है। तो पैसा कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो बात इसके अंदर लिखनी है। बहुत ही सामान्य चीज़ें हैं भी। यही हमने एक तरीके से कहा, जननांकिकीय परिणाम आ गया, पर्यावरणीय परिणाम आ गया। तो ये आर्थिक परिणाम की जो बातें अगर आपसे पूछ ले भी, प्रवास से क्या आर्थिक परिणाम होते हैं, तो उसके अंदर ये हुंडी वाली बातें और ये सारी बातें आप उसमें ऐड करके लिख सकते हो। ये एक कला स्टूडेंट के अंदर डेवलप हो जानी चाहिए। कई बार हमने एक ऐसा प्रश्न तैयार किया है जो वन लाइनर के रूप में है, 2-3 उससे मिलते जुलते प्रश्न हैं, लेकिन परीक्षा में बड़ा प्रश्न यानी 2 नंबर का, 1 नंबर का तैयार किया, 2 नंबर का आ गया। तो सीधी सी बात है, जो चीज़ आपने तैयार किया उनको मिलाकर लिखना होता है। जब प्रश्न की भाषा समझ में आ जाती है तो उत्तर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। और बहुत प्यारा प्रश्न कि भारत में ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास के 4 प्रतिकर्ष कारणों के नाम लिखिए। एक चीज़ आप सब बच्चों को बताना चाहूँगा, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, इन दोनों के बारे में हम फर्स्ट बुक के 2nd चैप्टर में अच्छे से समझ चुके हैं। तो चाहे वहाँ से याद है, चाहे यहाँ याद है, तो ये वहाँ लिख सकते हो और वहाँ वाला उत्तर यहाँ लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल कोई समझने की जरूरत नहीं है। तो 4 प्रतिकर्ष कारण जो कारक लिखने हैं, कारक या कारण जो हैं यहाँ भी लिखे हैं, वहाँ भी हमने तैयार किए थे। कोई भी आप भी, गरीबी है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, बाढ़ है, शिक्षा अवसरों की कमी है, महामारी है, बेरोजगारी है, ये वो प्रतिकर्ष कारक है जो व्यक्ति को बाहर की तरफ धकेलता है, यानी अपना क्षेत्र छोड़ने को मजबूर करता है। इसी प्रकार से अगला प्यारा सा प्रश्न है कि पुरुष और महिला चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारणों की पहचान लिखिए। पुरुष और महिला चयनात्मक प्रवास, सेलेक्टिव जो माइग्रेशन करते हैं, उसके मुख्य कारण क्या है? पहला है कि पुरुषों में प्रवास का मुख्य कारण क्या रहता है? रोजगार। आदमी जो काम के लिए जाता है वो जॉब के लिए जाता है, रोजगार के लिए। और महिलाओं में प्रवास का जो मुख्य कारण है वो विवाह है। तो ये रिक्त स्थान वालों में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, और इस प्रकार से 1 नंबर वाले में भी पुरुष अगर माइग्रेट होता है तो किस वजह से? क्या रोजगार की वजह से? महिलाएं इंडिया के अंदर ज्यादातर जो माइग्रेट होती है वो शादी की वजह से होती है, अपना पियर छोड़ के एक नई जगह ससुराल में आती है, तो वो भी माइग्रेशन ही कहलाता है। अगला प्रश्न है अच्छा कि उद्गम और गंतव्य के स्थान की आयु व लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है? उद्गम जहां आपका जन्म हुआ, गंतव्य जहां आप गए, उनके दोनों के आधार पर आयु और लिंग संरचना में क्या परिवर्तन आता है उससे। तो देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास मुख्यतः युवा पुरुषों का होता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, जो किशोर है, युवा है, वृद्ध आयु वर्ग के जो लोग हैं और महिलाओं की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि जो युवा पुरुष है वो तो बाहर चले गए। इसका नगरों में क्या होता है, नगरीय क्षेत्रों में इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।
तो वहां पर युवा पुरुषों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे आयु और लिंग संरचना असंतुलित हो जाती है। ऐसा ही मिलता जुलता प्रश्न अपनों ने ऊपर भी किया, भी लिंगानुपात गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मोस्टली गांवों से शहरों की तरफ जो प्रवास जो करते हैं वो पुरुष करते हैं, जिससे जिस शहर में वो जाएंगे वहां का लिंगानुपात गड़बड़ा जाएगा, यानी पुरुषों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, महिलाओं की संख्या तो जितनी है वही रहेगी। तो ये जो चेंज है वो हो जाता है, यानी असंतुलन की स्थिति हो जाती है। तो इस प्रकार से माइग्रेशन के प्रकार, कारण और जो परिणाम है उसको इस चैप्टर के अंदर हमने जाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा की। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा, आपको जरूर इनमें से बोर्ड परीक्षा के अंदर है वो प्रश्न मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों की तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। एक ही बात कहूँगा, अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। बार बार बच्चों की एक ही आती है, सर हम याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, याद करते हैं भूल जाते हैं। ये सिर्फ आपके एग्ज़ाम फोबिया की वजह से है, एग्ज़ाम के डर की वजह से है। आप इस चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दे, भी आपके याद नहीं होते। आप अपने आप को भी एक तरीके से मूर्ख बनाने की कोशिश करें, अंदर ये संदेश भेजें, मेमोराइज करें, बार बार अंदर ये बात फील करें भी मेरे याद होते हैं, मेरे याद होते हैं, मैं नहीं भूलता, मैं नहीं भूलता। थोड़ा सा प्रयास करके देखिएगा। जब हम बार बार अपने अंदर ये सूचना भेजते हैं भी मैं तो भूल जाता हूं, मैं तो भूल जाता हूं, तो फिर भूलोगे ही। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप सब बच्चे समझदार हो तो मन से मत हारिएगा, जीत आपकी पक्की है। अंदर विश्वास पैदा कीजिए, मेरे याद रहते हैं, मेरे याद रहते हैं, मेरे टॉपिक समझ में आ रहा है। 100% आपको ये चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। घबराइए मत, इस एग्ज़ाम के डर को खुद के ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। कोई जड़ी बूटी नहीं होती, सब बच्चे एक तरीके से प्रयास करते हैं। जिनमें कॉन्फिडेंस होता है, जो अंदर से पॉजिटिव थॉट रखते हैं, उनके याद रह जाता है तो उनको फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर वो और पढ़ लेते हैं। और जो बच्चे अंदर से कमज़ोर फील करते हैं, उनको लगता है पहले हम पढ़े नहीं, अब इतना प्रेशर है, कुछ भी नहीं, अभी भी इतना टाइम आपके पास है, भी आप इन इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही पढ़ लें, क्योंकि अब पूरी बुक पढ़ने का आपके पास इतना समय नहीं है। तो जो अब तक पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता है। उम्मीद करूंगा आप सब बच्चे समझेंगे। अब देखिए, फ़ायदा वो उठा पाता है, जो मैं वीडियो बनाता हूं, मेरा उद्देश्य रेगुलर बच्चों के लिए रहता है। वो बच्चे जो रेगुलर जुड़े हैं, वीडियो पूरा देख लेते हैं, तो उनके किसी प्रकार की शंका समाधान नहीं रहता। जो बच्चे एक बार आकर क्लिक कर कर चले जाते हैं तो उनको कहाँ अपने प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। फिर वो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, सर आप जवाब नहीं देते। देखिएगा, मैं कमेंट आपके पढ़ता हूँ और प्रयास रहता है भी जो भी उचित जो आपके प्रश्न हैं, जिनके जवाब मुझे देने चाहिए, जो आपकी परीक्षा से जुड़े हुए हैं। हाँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, बहुत से अननेसेसरी प्रश्न जो आ जाते हैं, जिनका मुझे नहीं लगता भी अभी बोर्ड परीक्षा के लिए उसका कोई औचित्य है, तो उनका जवाब देने में अभी मैं असक्षम हूँ। कभी वक्त मिलेगा बोर्ड परीक्षा के बाद तो ज़रूर उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब मैं ऐसे शब्द बोलता हूँ कोशिश करूँगा, तो कुछ बच्चों को ये लगता है भी आप तो अपनी बात से पलट जाते हो। मैं हमेशा यही कहता हूँ भी अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ। किन्हीं कारणों से वीडियो नहीं डाल पाता, तब भी मैं कहता हूँ या कोशिश रहती है, अगर मुझे इतना समय भी मिल जाए भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूँ भी सूचना आज क्लास नहीं होगी। तब ये रहता है भी क्या आपके वहाँ एनी टाइम प्रॉब्लम रहती है इंटरनेट की? क्या फ़र्क पड़ता है मेरे यहाँ प्रॉब्लम रहे न रहे? मेरे से जितना बन पड़ता है मैं उससे कहीं ज़्यादा करने की एक ईमानदार कोशिश है वो कर रहा हूँ। अपनी तरफ से मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये भी मेरे लिए एक विजयी वाली बात है भी मेरा कोई एक प्रयास है वो मेरे बच्चों के काम आ रहा है। मुझे खुशी मिल रही है इस चीज़ की, और उन्हीं छोटी छोटी खुशियों को बटोरने के लिए मैं सतत प्रयास हूँ। आप सबका साथ और विश्वास है, वरना कब का मैं इन चीज़ों से दूर हो चुका होता। कोविड के कारण अपने स्टूडेंट की वजह से मैं इस प्लेटफार्म पर आया। आप सब ने भी आगे प्रेम को बनाए रखा, तो मैं अभी भी आगे इसको सतत रूप से ले रहा हूँ और एक ईमानदार कोशिश है वो कर रहा हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहा। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। बस आप सब सक्सेस हों। जीवन में आपने जो अपने सपने देखे हैं, उन सपनों को आप सच करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। चलिएगा, फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।